वी आर स्टार्टिंग विद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। जो रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, वो हम आज कवर कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रीडिंग सेक्शन बहुत चैलेंजिंग लगता है, बोरिंग लगता है, लेंदी लगता है। And today we will be covering literature portion also, covering all the summaries from the prose, right? All prose that you have in your syllabus will be covering that, as well as plus bonus point that you are going to get, that is bonus is your summaries of all the chapters. So किसी ने नहीं पढ़ा है, that will be of advantage, and covering with all the important character sketches, how to write that, and the tip and tricks to write down करेक्ट आंसर स्पेसिफिकली इन लिटरेचर, जहां आपके मार्क्स ड्रेन आउट हो जाते हैं। जब आप 5-6 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स करते हैं, आप लिखते लिखते थक जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि लिखे क्या, हाउ टू इलेबोरेट द आंसर। पहले हम कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एंड दैट रीडिंग सेक्शन जो आपका 20 मार्क्स का होने वाला है, क्या है, कैसे है, क्यों है, हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, एंड हाउ टू मेक श्योर दैट यू विल बी गेटिंग all 100% मार्क्स स्पेसिफिकली इन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। जब हम बात करते हैं बेटा कॉम्प्रिहेंशन की, व्हेन यू कॉम्प्रिहेंड समथिंग यू अंडरस्टैंड, ठीक है। पहले इस बात को समझो हम दे क्यों रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब क्या है। यहाँ क्लास 10th स्पेसिफिकली आपकी बात हो रही है, ये चेक किया जा रहा है दैट व्हेन यू रीड अ पैसेज, अ पैरा, डू यू आर यू एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट, ठीक है, क्या आप समझ पाते हैं, द अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू नो, ठीक है। दैट एग्जाम बोर्ड ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो कि जब आपको पैसेज दिया जाता है, ये बच्चा कितना उसको समझ रहा है, एंड आर दे एबल टू इन्फ्लुएंस व्हेन you make the logical conclusion in that, when you able to answer the questions, वो क्या बेस, मतलब आपको एक पैसेज से हर एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मे बी हो सकता है आपको सिमिलर वर्ड्स पूछ लिए जाए, हो सकता है आंसर पूछ लिया जाए, एक छोटा सा माइन्यूट सा कोई डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लगता ही है गॉड एग्जामिनर ने कितना परेशान करने वाला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से मैं बिल्कुल क्लूलेस हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि यहीं पे वो आपको चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है, जस्ट स्मार्टली उसको हैंडल करना है, ठीक है। सो लेट्स सी बेटा, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ पैसेज दैट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल बेस, ये आई थिंक सबको पता होगा, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, इनका मतलब क्या होता है। डिस्कर्सिव का मतलब क्या होता है, देखो पैसेजेस तो आपको आने ही है, आपको बस एक कैटेगराइज कर दिया है, वन इज डिस्क्रिप्शन बेस्ड, वन इज केस बेस्ड, राइट। तो अब देख लेते हैं डिस्कर्सिव में क्या करते हैं हम। ऑल राइट, चलिए बात कर लेते हैं डिस्कर्सिव या डिस्क्रिप्टिव पैसेज की। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव पैसेज? व्हेन आई डिस्क्राइब, डू यू रिमेंबर जब आप जूनियर क्लासेस में थे, आई बिलीव 7th से आपको स्टार्ट हुआ है आना, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग स्मॉल पैरा अबाउट अ गिवन पिक्चर, गिवन प्लेस, मे बी फेस्टिवल, कोई इवेंट, ऐसा कुछ। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव पैसेज, इसका फोकस क्या होता है, ठीक है। इसमें आप फीलिंग्स, इमेजरी और पीपल, प्लेस और इवेंट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, व्हेन यू आर इनटू जूनियर क्लासेस, आपने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स लिखे थे, राइट, बेस्ड ऑन प्लेस, बेस्ड ऑन पीपल, इवेंट, फेस्टिवल्स, मे बी यू आर एक्सप्लोरिंग अ न्यू प्लेस, तो आप उसके बारे में लिख रहे हो, ठीक। when you are just going to some event, maybe a function, annual function, तो आपको स्कूल मैगजीन के लिए एक पैरा लिखने के लिए दे दिया गया, बट इन अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव पैरा, ठीक है। कौन लोग वहाँ थे, क्या था, कैसा माहौल था, ऑल दीज थिंग्स यू आर एडिंग इन योर डिस्क्रिप्टिव पैरा। यही सेम चीज आपके पास क्लास 10 एज अ फर्स्ट पैसेज आएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग रीडिंग टास्क, ठीक है। तो ये लॉन्ग रीडिंग टास्क रहता है, दिस इज अ लॉन्ग रीडिंग टास्क। आपके पास ध्यान देने के लिए क्या क्या चीजें होंगी इस पैरा में, एडजेक्टिव्स, इमोशंस एंड ऑथर्स टोन। टोन मीन्स, इज ही in a sad tone, is he writing in a professional tone, is he writing into that that vlog kind of tone is there, is he just mentioning that that travel diary is there, travel log is there. So what is the tone there? Is he happy or mesmerized, or is he confused a bit? So these are the things. It is not only about class 10th, it is not 11th or 12th. You will just get these kind of comprehension checks, comprehension passages, whichever exam you are going to. मतलब अब तो ये this is a part,
बिकॉज जो एग्जाम बोर्ड है वो ये देखना चाहते हैं दैट दिस कैंडिडेट, दिस स्टूडेंट हु इज कमिंग, जब वो खुद नोट्स को पढ़ता है एग्जाम में या फिर बुक्स पढ़ रहा है तो वो कितना समझ पाता है, ठीक है। तो ये एक आपके कंपटीशन एग्जाम्स का, फर्दर कमिंग क्लासेस का, इनफैक्ट 11th-12th में भी जब आप जा रहे हैं उस टाइम पर भी आपके पास पैसेजेस का ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। सो आई रियली वांट कि अगर आपने आज यहाँ से सीखा, इसके बाद आप कभी नहीं भूलो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी हाउ टू सॉल्व द पैसेजेस। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं फैक्चुअल या केस बेस्ड पैसेज की, जैसे हमने कल किया था। हमने कल डेटा एनालिटिक्स किया जहां आप एनालिटिक्स कर रहे थे, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू राइट एनालिटिकल पैराग्राफ, राइट। अब जब आप ऐसी चीजें, ऐसा पैरा आप खुद लिख रहे हो, वो एक्चुअली यू आर राइटिंग अ फैक्ट बेस्ड, फैक्चुअल बेस्ड पैरा, ठीक है। सिमिलरली यू आर गोइंग टू गेट द सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन विच इज कंपैरेटिवली अ शॉर्ट रीडिंग, मतलब डिस्कर्सिव के कंपैरिजन कंपैरेटिवली द वर्ड लिमिट इज लेस, विच इज अ कंपैरेटिवली शॉर्ट रीडिंग टास्क, बट विद डेटा, स्टैटिस्टिक्स, रियल लाइफ सिचुएशंस, रिपोर्ट्स और स्टडीज, नंबर्स पे आपको ध्यान देना रहेगा, परसेंटेज पे, कॉज एंड इफेक्ट पे, एंड कंपैरिजंस पे। तो ये आपने खुद कल लिख लिया है। आई रियली फील आफ्टर डूइंग एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग you are able to understand factual based passage just like anything, you know, easy peasy, just like coffee or a hot chocolate cup with you, right? This is that easy for you. So जब आप डिस्कर्सिव की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैसेज की बात करते हैं, जो आपका होने वाला है पैसेज नंबर 1, जो कि लॉन्ग रीडिंग टास्क है, ये आपका डिस्क्रिप्शन बेस होता है। डिस्क्रिप्शन माने क्या? फीलिंग्स, इमेजरी। इमेजरी मतलब जब आप इमेज कर, मतलब यू नो जब आप उसको रीड करेंगे आपके सामने ऐसा लगेगा जैसे यू कैन इमेजिन द होल सीन, एक पूरा पिक्चर क्रिएट करने जैसा एक राइटिंग जब रहता है आपके सामने, और जब आप उसको रीड करके इमेजिन कर सकते हो, दैट इज इमेजरी, अ काइंड ऑफ राइटिंग, ठीक है। जैसे आपको प्लेस का कोई डिस्क्रिप्शन मिल गया, इवेंट का डिस्क्रिप्शन मिल गया, फंक्शन का डिस्क्रिप्शन मिल गया, एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन मिल गया, सो दिस इज इमेजरी। आपको लोगों का डिस्क्रिप्शन, प्लेस, इवेंट्स, इन सब का, और हो सकता है कोई एक्सीडेंट का भी डिस्क्रिप्शन मिल जाए, जहां पर भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, दैट इज डिस्कर्सिव पैसेज, राइट। बेस्ड ऑन दैट जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, दे मे बी आस्किंग यू अबाउट द इमोशन एंड फीलिंग्स पुट इन द पैसेज, जो आपको हो सकता है लोगों की फीलिंग्स एंड इमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। दैन व्हाट इवेंट्स हैड बीन देयर, उसके अलावा जो आपको ध्यान है वोकैब पे भी आपका रहेगा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि हम उसको हैंडल कैसे करेंगे। एंड उसके अलावा ऑथर की टोन, मतलब पैसेज जिसने लिखा है, राइट, जो भी उसके ऑथर हैं, उनका टोन या एक्सप्रेशन कैसा है, वो भी आपका एक फोकस का पॉइंट रहता है। क्लियर? अब इसके बाद हमने बात की फैक्चुअल की। फैक्चुअल, अच्छा, हम लोग जितनी जल्दी इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, वी कैन मूव टू योर लिटरेचर पोर्शन ऑल्सो, जिसमें मैं सारे प्रोज आपके स्पेसिफिकली समरी के साथ कवर करूंगी, ऑल इंपॉर्टेंट करेक्टर स्केच भी। दिस वन शॉट इज गोइंग टू बी योर लाइफ चेंजिंग वन शॉट, बिकॉज सारा प्रोज आज रिवाइज होगा, यू नीड नॉट टू चेक दैट अगेन, ठीक है, दैट इज माई गारंटी, राइट। तो फैक्चुअल हो गया। फैक्चुअल में जहां हमें डेटा, नंबर्स, चलो वही स्लाइड दिखा देते हैं, डेटा, नंबर्स, actual description that you will get, then the real situation, reports and studies you will get in these paragraphs. You will be handling just similar जो आपने कल analytical paragraph किया था, similar to that ये पैरा आपको मिलने वाला है। You need to answer these, जो आपको comparison से related data पूछ सकता है, आपको numerically आपको question पूछ सकता है, that you know what happened in that year, what was the number, what was the total, these kind of things can be there. Apart from that, आपको जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो ज़्यादातर ऐसे होंगे जो आपने डेटाबेस किए हैं, जो आपने पैराग्राफ में एज अ डेटा फाइंड किया, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब देख लेते हैं इसका टेक्निक क्या है। व्हेन आई वाज इन यू नो मे बी 8th या 9th की बात है, हाफ ईयरली एग्जाम्स वर देयर और मे बी यूटीज वर देयर, एंड दिस क्वेश्चन पेपर मीन्स मैम ने कुछ अच्छा सा पेपर बना दिया था 3-4 पेजेस का। उस दिन उन्होंने सोच लिया था कि इस क्लास का अच्छे से टेस्ट लेना है एंड कुछ मार्क्स उनके इतने डिडक्ट कर देने कि इनको आगे के लिए लेसन मिले। सो आई वॉज क्वाइट बिजी विद हैंडलिंग ग्रामर सेक्शन, आई वॉज बिजी विद राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर वाला पार्ट, मेरा फोकस एक्चुअली वहीं था। मैंने ये सोचा था कि मैं रीडिंग वाला सेक्शन बाद में ही लूँगी, बट हुआ क्या कि मैंने उसमें इतना टाइम लगा दिया, रीडिंग पार्ट में मैंने लिमिट नहीं ध्यान दिया, वर्ड्स लिमिट पे,
सिमिलरली जो लिटरेचर पार्ट के लॉन्ग क्वेश्चंस पे थे वो हाँ मैं लिखती चली गई, आई जस्ट फिल्ड 2-3 पेजेस, आई वाज जस्ट लाइक राइटिंग राइटिंग राइटिंग, ठीक है। हुआ क्या कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए मुझे लास्ट 10 मिनट्स मिले, आई वाज हार्डली एबल टू हैंडल अ पैसेज और उसके कुछ 2-4 क्वेश्चन। दिस वाज माय एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज मे बी 8th और 9th दिस क्लास वाज। तो आई बिलीव ऐसा सिमिलर एग्जाम्पल या एक्सपीरियंस सबका रहा होगा। अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकती हूँ कि हम 100% जितने भी लोग इस सेशन में अभी मौजूद हैं उनमें से हो सकता है 70-80% लोगों का कुछ कुछ केसेस में एक्सपीरियंस रहा हो। ऐसा ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और आपको अपने पेपर को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहिए, दैट हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू गिव टू योर रीडिंग सेक्शन। हाउ, देखो मेरी तरफ से जो मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ 15 to 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट शुड बी गिवन टू योर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। और अगर लगता है आप एक्चुअली स्लो रीडर हो, स्लो डूअर हो, सो एटलीस्ट सेव हाफ एन आवर फॉर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस स्पेसिफिकली बिकॉज यू गोइंग टू गेट 2 पैसेजेस, ठीक है। बट हाँ, आई हैव दिस एक्सपीरियंस कि जब हम टेक्निक्स को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स आर एबल टू डू दैट इन 5 to 10 मिनट्स ऑल्सो। येस, दैट इज बीइंग अ रेकॉर्ड फॉर मी, फॉर माई क्लास, जहाँ बच्चों ने सक्सेसफुली, नॉट ओनली 1 क्लास, सो मेनी क्लासेस वर देयर, जब उन्होंने सक्सेसफुली मुझे 5 to 10 मिनट्स बल्कि उससे लेसर टाइम में भी ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस कर दिए थे, राइट। क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यू फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम द पैसेज आते हैं, ये हम सभी को पता है, राइट। चलिए अब द फर्स्ट स्टेप आई हैव फॉर यू, यहाँ पर 2 तरह के फेवर हो सकते हैं, 2 तरह के वोट हो सकते हैं। आई नो स्टूडेंट्स फेवर वन थिंग दैट मैम हम पैसेज पढ़ना पसंद करते हैं, फ्यू स्टूडेंट्स फेवर दिस थिंग दैट दे लाइक टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रीडिंग इट, ओके। वहां से हम क्यों बात करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है स्किम द पैसेज, ठीक है। वो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम फर्स्ट स्टेप को कई बार स्किप कर जाते हैं। एज अ सजेशन बोला जाता है कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए यू शुड गो हैड विद यू नो रीडिंग द पैसेज फर्स्ट, बट आई इवन सजेस्ट कि आप पहले क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए। पहले क्वेश्चंस को सब लोग रीड करेंगे, चेक करेंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है। 1 और 2 टाइम जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे उसके बाद पैसेज पे जाओ, ठीक है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन स्टार्ट स्किमिंग द पैसेज। What does it mean? Skimming on passages. What do we mean by skimming the passage? Skimming passage का मतलब जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं आप उसमें कोई कीवर्ड्स, कोई उसके अंदर मिले हुए फ्रेजेस, यू नो कोई ट्रिकी सी लाइन, उसको पैसेज में स्किम करोगे, ठीक है। पैसेज में यू विल बी जस्ट लाइक एक्सरे मशीन कि जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिला था वो आप पैसेज में ढूंढना शुरू करो। सेकेंड थिंग, इट्स नॉट नेसेसरी दैट नेसेसरी बट यू नो जो क्वेश्चंस का एक ऑर्डर होता है ना हमारे पास, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, थर्ड है, दैट क्वेश्चंस गोज पैराग्राफ वाइज ऑल्सो। लाइक जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट कैन बी लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दीज 2 or 3 क्वेश्चंस कैन बी फाउंड इन द फर्स्ट पैरा। दिस इज ए फैक्ट, दिस इज एक्चुअली वर्क्स, क्योंकि जहां आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट 2-3 लाइन से रिलेटेड पूछा जाता है, धीरे धीरे ही आपके पैसेज में आगे बढ़ा जाता है। बट इट्स नॉट नेसेसरी, आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार समझ लीजिए, उसके बाद देन ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर इन द फर्स्ट 2-3 लाइन्स, राइट। सो व्हाट आई वाज सेइंग, जब आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं 1 2 3 4 करके, उसको फर्स्ट पैरा में फाइंड आउट करना शुरू करो, 1 थिंग। फिर उसी क्वेश्चन को ये देखो कि शुरू की 2 या 3 लाइन में वो आपको आंसर मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन को उसके नेक्स्ट 2-3 लाइन्स के सेट में ढूंढो एंड सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ये हो गया, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्किमिंग द पैसेज। देन फोकस किस पे रहेगा आपका, टॉपिक क्या है, व्हाट इज द टोन, topic, tone means like it's serious, as I said, that is it about, you know, you feel that sorrow feeling, or if you are just getting information or emotional, that can be like if it is about a travelogue बहुत बार आ जाता है, you are just कोई हो सकता है आपको अफ्रीकन सफारी के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव आ जाए, राइट, तो उसमें सारा क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन बेस्ड, ठीक। सिमिलरली अगर आप एक फंक्शन की बात कर रहे हो सकता है कोई ग्रैंड इवेंट था ऑन अ गवर्नमेंट बेसिस, तो आपकी जो टोन होगी दैट वुड बी फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। तो इस तरह की टोन रहने वाली है। वो क्यों, देखो हम टोन की बात क्यों कर रहे हैं,
आपके क्वेश्चंस उस पर बेस्ड होंगे। और देखो तुम जानते हो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, तो उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट निग्लेक्ट दैट, राइट। वी कैन नॉट टेक इट लाइक ओके जस्ट देखा जाएगा जो होगा, कॉम्प्रिहेंशन को तो मैं छोड़ ही दूंगा। डोंट लेट दैट हैपन, राइट। सो अब जब सेशन में तो कर लेते हैं ना, यहाँ से समझो, उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसेज लिखने का पर्पस क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ऑथर ऑल्सो, एंड जो आपको डिस्क्रिप्शन है उसके पीछे का पर्पस क्या है, यू नो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, फेवर में, अगेंस्ट है, या यू द ऑथर वांट टू मोटिवेट यू, तो वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंटली आपको आगे पॉइंट मिल जाएगा, मैं उससे पहले मेंशन कर देती हूँ, कभी भी मीन्स नेवर लेट इट हैपन कि आपने आंसर्स को पैसेज से उठाया, कॉपी पेस्ट किया इन योर आंसर शीट। डोंट डू दैट, डोंट कॉपी पेस्ट। सो आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर ऑल्सो। Don't copy paste at all, right? Never. Don't copy paste. बच्चे क्या करते हैं, पैसेज से 2-3 लाइन उठाते हैं, किसी क्वेश्चन के लिए एज अ आंसर लिख देते हैं। आई नो ये मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है, दे वांट टू सेव द टाइम, दे वांट टू सेव देयर एनर्जी, बट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में दैट दीज थिंग्स आर प्रोहिबिटेड, राइट। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, सो बी वेरी सीरियस अबाउट इट। आई नो ये थोड़ा सा आई डोंट नो, आई शुड से क्रिंज करता है, बट इट इज एक्चुअली अ फैक्ट। अब बात करते हैं आगे के स्टेप की। रीड द पैसेज केयरफुली। जो आपके आंसर्स थे, जो आपको क्वेश्चन में दिख रहे थे और जो आंसर्स मिल रहे हैं, आप उनको अंडरलाइन मेंटली करेंगे। क्वेश्चन पेपर पे आपको अंडरलाइन या कोई मार्क लगाना अलाउड नहीं है। मेक श्योर आप अपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिख रहे हो, जस्ट आपके रोल नंबर के अलावा, ठीक है। यू आर जस्ट अलाउड टू राइट डाउन द रोल नंबर, बाकी कुछ मत लिखना, ठीक है। अच्छा, इवन आंसर को टिक करना ही पड़े, बस मामूली सा एक हल्का सा डॉट मीन्स विच इज जस्ट विजिबल टू यू, आप एज अ कुछ की आपका कोई टेक्निक हो, पर मैं कभी भी नहीं बोलूँगी क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखो, दैट कैन बी रिस्की फॉर यू। की फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट नंबर्स, मेन आर्ग्यूमेंट्स एंड एग्जाम्पल्स, इनको अपने नज़र में रखो, लाइक व्हेन यू आर हैविंग द ग्लेंस ऑन द पैसेज, पर क्वेश्चंस चेक करने के बाद। एक ये मैंने आपको बता ही दिया, जब हम स्किम डाउन कर रहे हैं पैसेज को, स्कैनिंग एंड स्किमिंग पैसेज स्टेप के बाद आप जो पॉइंट्स जहाँ मिल रहे हैं पैसेज में, जैसे मैंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी फाउंड इन फर्स्ट 2-3 लाइन्स, ठीक है। देन 4th, 5th, 6th लाइन में सेकंड क्वेश्चन मिल सकता है, एंड फर्दर सेम इसी टेक्निक से यू कैन फाइंड आउट अदर आंसर्स। पर तब क्या, जब आपको वोकैब बेस्ड, सिनोनियम बेस्ड, एंटोनियम बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं, तब हम कई बार ऐसा होता है ना, बत्ती गुल, दिमाग की बत्ती गुल, बस पता ही नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि वो वर्ड बड़ा नया होता है और ये सबके साथ होता है। इट्स नॉट अ न्यू केस, एक वर्ड विच इज़ जस्ट न्यू टू मी, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ डिक्शनरी कम्प्लीटली, आई एक्सेप्ट, इट हैपन्स टू मी टू। तो आपको करना क्या है, उस वर्ड की, जो आप ध्यान से सुनना, जो वर्ड आपको पूछा गया है सिनोनियम और एंटोनियम में, ठीक है, ऑपोजिट पूछा है, सिमिलर पूछा है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट जानने की ज़रूरत रहती है। कॉन्टेक्स्ट माने क्या, उस लाइन से रिलेटेड पैरा, वहाँ ऑथर का टोन क्या है, व्हाट ही वांट्स टू से, क्या वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके 2-3 लाइन ऊपर एंड 2-3 लाइन नीचे की पढ़कर ज़रूर देखना, तो वो वर्ड का आपको कॉन्टेक्स्ट पता चलता है कि वो किस व्हाट मीनिंग इज देयर, व्हाट टोन इज देयर, किस टोन में है वो, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। ये हम पॉइंट कर चुके हैं अबाउट कीवर्ड मेथड। वोकैबुलरी का भी मैंने आपको बता दिया, सेंटेंस अराउंड द वर्ड, ठीक है। रीड द सेंटेंस अराउंड द वर्ड, जो आपको वर्ड मिला है वोकैब बेस के लिए, आप उसके आसपास की लाइंस पढ़ लेंगे, इफ समथिंग इज देयर वो आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देगा। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर है हम सबको। तो इतने पॉइंट्स हमें क्लियर हो चुके हैं। अब जाते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स पे, पैसेजेस पे, कि एक्चुअली ये काम करता कैसे है, टेक्निक करती कैसे काम। आई विल बी शोइंग यू द क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट, देन विल मूव टू द पैसेज। 1-2 पॉइंट्स और देख लो। यहाँ ये है जैसे फॉर इन्फ्रेंस एंड ओपिनियन क्वेश्चन, तो आपको ओपिनियन बेस्ड, मतलब आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू थिंक। इन्फर का मतलब ध्यान रखना, आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए और या लिखा जाए, वैसे बहुत रेयर होता है। इन्फरेंस बेस्ड, तो दैट इज अबाउट द लॉजिकल कंक्लूजन यू गो टू,
लॉजिकल कंक्लूजन मतलब क्या, आपने जब पैसेज या पैरा रीड किया, आपको लॉजिकली समझ आया और आपने फिर अपना लॉजिक लगा के बताया कि ओके दिस पैसेज इज ट्राइंग टू से दैट, ठीक है, या एज अ कंक्लूजन वी कैन से दिस, दस वी से, जो आप होता है ना एक निष्कर्ष निकालते हो, लास्ट में आप बताते हो कि आपको क्या समझ आया, आपने क्या समझा, तो दैट इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। आपको ऑथर के बारे में पूछा जा सकता है, उसने जो बोला उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, ठीक है, और इसमें क्या किया जाना चाहिए, these can be the question also. Apart from that, what conclusion can be drawn, and option matches the overall idea। क्या मतलब कि जो आपको गिवन ऑप्शंस हैं किसी क्वेश्चन में, क्या वो पैसेज में गिवन इंफॉर्मेशन से मैच हो रहे हैं, ठीक है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है बट बहुत इजी, क्योंकि पैसेज आप पढ़ चुके हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो। लास्ट में ये क्वेश्चन कर लेना कि आपको अगर एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि ठीक है मैंने पैसेज पढ़ा था अफ्रीकन सफारी के बारे में, ठीक, और ऑप्शंस में जो है वो हो सकता है नाइजीरिया के बारे में बोल रहा है, न्यूजीलैंड के बारे में बोल रहा है, और हो सकता है वो आइलैंड के बारे में बोल रहा है, किसी आइसलैंड के बारे में, अंटार्कटिका के बारे में बोल रहा है, तो आप क्या बताओगे, द ऑप्शंस आर नॉट मैचिंग विद द पैसेज। तो दोनों चीज़ों में कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। दैट इज द ओनली पर्पज ऑफ दीज इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, राइट, क्लियर। देन वी हैव दिस थिंग, टाइम ठीक ठाक सा मिल जाए आपको तो ग्रामर चेक कर लेना, आंसर्स चेक कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना। पर हाँ, आई अंडरस्टैंड कि आपको दूसरा पैसेज भी हैंडल करना होता है, तो आप पहले उसी को करने की कोशिश करना, फिर एक बार जल्दी से जस्ट हैव अ क्विक ग्लिम्स इफ पॉसिबल फॉर यू इन लास्ट 1 और 2 मिनट्स कि आपके आंसर ठीक से गए हैं कि नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हाँ देखो आपके क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइक, तो आप ना उसको लिखते कैसे हो वो ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है से इट दिस, ठीक है, तो ये पार्ट आप मेंशन करो। क्वेश्चन नंबर 1 उसके फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर, ऐसे स्पेसिफाई करके आंसर देना। कई बार पता ही नहीं चलता कि आपने सेकंड का आंसर दिया है या थर्ड का, जब आप आंसर शीट लिख रहे होते हो, ठीक है। एक और कंसर्न है मेरा इससे रिलेटेड, जो कॉम्प्रिहेंशन के टाइम पे बहुत रेयरली और केयरलेसली हैंडल होता है। बच्चों के आंसर आते हैं पर वो मिसमैच हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखो, उसके जस्ट सामने आंसर लिखो, मेक श्योर आपने जिसका आंसर लिया है उसका क्वेश्चन नंबर ठीक से गया है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में ये भी पॉसिबल है, एग्जामिनर के पास लिमिटेड टाइम है, ही और शी इज नॉट एबल कि वो यही आर्टिकुलेट करता रहे कि अच्छा इस बच्चे ने 5वें का क्वेश्चन का आंसर दिया होगा या 7th का आंसर दिया होगा, नो, ठीक है। सो बी मेक श्योर कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को मेक श्योर करा है कि आपके आंसर्स और क्वेश्चन प्रॉपर जा रहे हैं, ठीक है, नंबर उनके नंबर। एंड आई डोंट थिंक कि आपको आंसर शीट को कैसे हैंडल करना उसमें कोई दिक्कत होगी। स्टिल कुछ बच्चे जो इधर उधर स्कैटर करके लिख देते हैं, मैं उसके लिए एक छोटा सा फ्रेम क्रिएट कर रही हूँ एज अ लास्ट टाइम प्रैक्टिस, ठीक है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन फॉर यू। आपकी आंसर शीट कुछ इस तरह से आती है आपके सामने, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम स्क्वायर, वो कैसे भी हो आपके पास, आंसर शीट आ गई आपकी। जस्ट मेक श्योर यू आर पुटिंग मार्जिन लाइंस ऑन द बोथ साइड पर, उससे ये नहीं कि पेज का राइटिंग स्पेस खत्म कर दो, आपके पास ऑलरेडी एक लेफ्ट स्पेस ऊपर होता है, यू हैव दिस लेफ्ट स्पेस अबव, ठीक है। विद अ रूलर मेक श्योर यू आर टेकिंग मार्जिन लाइंस एट वन साइड, इफ इट इज गिवन सेकेंड साइड पे भी आप एक मार्जिन लाइन रखें फॉर अ नीट एंड क्लीन वर्क। आई नो कुछ बच्चे मुझसे भी अच्छा करते होंगे, पर ये उन बच्चों के लिए जो कभी ध्यान ही नहीं देते कि हम बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम आंसर शीट को ऑर्गेनाइज रखें, ठीक है। जब आपने क्वेश्चन करना शुरू करा, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर हियर इफ इट इज 1, ठीक है, यहां से लिखना शुरू करा, मेंशन 1 पार्ट, लाइक दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, लाइन बाय लाइन आई एम राइटिंग द आंसर्स। तो मेरे क्वेश्चंस मेरे आंसर्स के साथ मैच हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे आंसर नंबर के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। पर एक बात और, इतना मत कर देना कि ये मार्जिन लाइन करके यहाँ खत्म कर दो पेज को। एग्जामिनर समझते हैं दिस इज अ स्मार्ट मूव कि आपको कम लिखना पड़े, एंड डोंट वेस्ट द पेपर, दे अंडरस्टैंड दिस ट्रिक, सो डोंट डू दैट एट ऑल। कितनों ने किया था ऐसे, बहुत सारे स्पेस में मार्जिन लाइन कर दी तो वो ऑक्यूपाई हो गया पेपर का प्लेस। ऐसा कुछ किसने कभी किया है?
आंसर शीट में दे आर जस्ट पुटिंग द मार्जिन लाइन और थोड़ा सा स्पेस बचा है लिखने का, ऑप्ट फॉर दिस, ठीक है, दिस इज हाउ ऑर्गेनाइज्ड। थोड़ा सा अच्छा ये क्वेश्चन खत्म हुआ, उसके बाद लीव अ स्पेस, बाद में उसमें लाइन दे देना, देन स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन पार्ट्स, ठीक है, then if it is completed then leave the space, go with another question, right, and then go with the parts. This is how neat and clean। देखो एग्जाम करना और एग्जाम को स्किलफुली करना इज अ आर्ट, ठीक है, तो वो आर्ट आपका दिखना चाहिए, इतना प्रेजेंटेबल आंसर शीट आपका जाना चाहिए। मैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी यही बोलूंगी, इतनी प्रेजेंटेबल आपकी शीट जानी चाहिए कि एग्जामिनर का देख के पहले मूड सेट हो जाए, ओके यस दिस इज द आंसर शीट, अभी उसका मार्क्स देने का मन करना शुरू हो गया। तो आपका आंसर इतना लेजिटिमेट भी ना होना, दे विल बी पुटिंग द मार्क्स फॉर यू, दैट इज एक्चुअली दैट हैपन्स, क्योंकि आप पहले ही अपना इंप्रेशन क्रिएट कर देते हो अच्छी शीट पे। बट फोकस हमारा ये भी होना चाहिए कि मैं इतना भी समय नहीं लगा दूं उसको सजाने में कि वो सारे मार्क्स ले जाए, ठीक है, हमें डेकोरेट नहीं करना है, हमें उसमें रिबन्स और डेकोरेशन का सामान बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है, अपने वर्क को ऑर्गेनाइज रखना है। क्लियर? ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट आई हैव सक्सेसफुली डिस्कस्ड एंड आई एम हैप्पी कि ये पॉइंट हमारा डिस्कशन में आ गया, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, अब ये कितनों ने किया? योर आंसर मस्ट कम फ्रॉम द पैसेज नॉट फ्रॉम योर इमेजिनेशन। हाउ मैनी ऑफ यू डिड दिस कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया पैसेज के लिए? अब इसके हम की टिप्स एंड ट्रिक्स करते हैं कि एक छोटी सी टिप हम ले लेते हैं कि क्या कुछ और किया जा सकता है अबाउट द पैसेज, राइट, ठीक है। अब जो हमारी मिस्टेक हो जाती है वही हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं जो हमें मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। मिस्टेक क्या हो जाती है जब आप अपने आप से ना इमेजिनरी, जो मैंने ये बोला स्टोरी लिख देना, अपने आप से इमेजिन मत कर लो कि ऐसा कुछ पैसेज में गिवन होगा, ठीक है, दैट कैन बी अ ब्लंडर मिस्टेक। हो सकता है पैसेज जस्ट ऑपोजिट था, जो ऑथर है उनका ओपिनियन जस्ट ऑपोजिट था, तो ये मिस्टेक नहीं करेंगे। गैसिंग विदाउट चेकिंग द पैसेज, चूजिंग आंसर बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, ignoring keyword not expect most or least, और spending too much time on one question, ये तो मैक्सिमम होता ही होता है, ये होता ही है। बच्चे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में जाके गुम हो जाते हैं। जैसे मैथ्स में होता है ना कि आपको एक कोई लॉन्ग क्वेश्चन मिला हुआ है, आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते 2-3 पेज लग गया, उसमें गुम हो जाते हो। ईगो पे नहीं लेना होता, ठीक है, वहाँ ईगो को छोड़ देना होता है कि नहीं ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा उसको वहाँ छोड़ो, ठीक है, लीव दैट देयर और मूव टू सम अदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में होने वाली एक बहुत नॉर्मल सा इंसिडेंट है दैट वी टेक दैट क्वेश्चन ऑन आवर ईगोज कि मुझसे कैसे हैंडल नहीं हो रहा, और कॉम्प्रिहेंशन जैसा क्वेश्चन डोंट डू दैट। या अगर कोई क्वेश्चन अभी हैंडल नहीं हो रहा जस्ट गिव इट अ टाइम, ठीक है, बाकी दूसरे क्वेश्चन को हैंडल करो। क्वेश्चन कई बार क्लिक कर जाता है, आंसर क्लिक हो जाता है।